क्या ये भारत का छठे से पांचवें पायदान पे आना कोई बड़ा परिवर्तन का सूचक है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था ने कुछ कमाल किया है? इतनी सारी दुश्वारियों के बीच में कोरोना का सब कुछ चल रहा है और उसका इतना बड़ा असर हुआ है, इसके बावजूद ब्रिटेन से भारत आगे निकल गया। देखिए, ऐसा है कि 2019 में भी ये कहा जा रहा था कि हम ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं या निकल जाएंगे, और फिर 2020 में कोरोना काल में सबसे भारी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई। अब उससे अर्थव्यवस्था बाहर निकली है, लॉकडाउन से वगैरह अर्थव्यवस्था दोबारा थोड़ा पटरी पे आ रही है। अभी हमारा जो जीडीपी है वो 2019 की लेवल से अभी 3.5-4% अब ज़्यादा हुआ है, 3 साल बाद समझिए। तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, लेकिन जो ये आंकड़े हैं मुझे उसमें बहुत संदेह है, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो क्वार्टरली आंकड़ों में गिना ही नहीं जाता है, सिवा कृषि को छोड़ के, और वहां पे ही सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो अभी सरकार कह रही है कि हमारी ग्रोथ रेट 7%, 7.5% के आसपास है, और आईएमएफ ने भी वो मान लिया, क्योंकि आईएमएफ तो डेटा कलेक्टिंग एजेंसी है नहीं, तो जो सरकार कहती है उसी के डेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो भी मान लेते हैं उसको। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था 7-7.5% बढ़ रही है, जबकि जो ब्रिटेन में है वहां पे एक तरह से रिसेशन सा है, तो इसलिए फिर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो ब्रिटेन से आगे फॉर्मली। लेकिन मेरा मानना है हमारी भी अर्थव्यवस्था गिरावट पे है। अगर असंगठित क्षेत्र को अगर हम अलग से नापें और उसको फिर संगठित क्षेत्र के साथ जोड़ के देखें, तो हमारी भी अर्थव्यवस्था इस समय 0% नेगेटिव पे है, ना कि पॉजिटिव में है। तो जी, हमारी लेकिन अर्थव्यवस्था भी अगर गिरावट पे है तो हम ब्रिटेन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं अभी। तो ये सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है, मेरा मानना है। और जैसे आपने कहा कि इन प्रति आंकड़ों पर क्यों व्यक्ति, संदेह कर रहे हैं आप? इन आंकड़ों पर क्यों संदेह कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो क्वार्टरली आंकड़े होते हैं उसमें पूरी तरह संगठित क्षेत्र के भी आंकड़े नहीं आते हैं। 300-400 कंपनियां होती हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, कुछ कृषि का डेटा होता है, और कृषि के डेटा को भी ये मान लिया जाता है कि टारगेट फुलफिल हो गए, जबकि वो टारगेट फुलफिल नहीं हुए होते हैं अक्सर। जैसे कि अभी हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में मार्च अप्रैल में कृषि में गिरावट आई थी, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे सिट्रस फ्रूट हो, चाहे वो वीट वगैरह हो, तो वहां पे भी गिरावट थी, पर हमने मान लिया कि 4.5% की ग्रोथ हमारी हो गई है, तो टारगेट जो हमारा फुलफिल हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए करेक्शन किया जाए, असंगठित क्षेत्र को हम अलग से नाप के देखें, जिसके मतलब कुछ हमें ऑल्टरनेट डेटा वगैरह जो मिल रहे हैं कि कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं, कितना डिमांड शिफ्ट हो गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में, तो फिर हमें पता लगेगा कि हमारी भी अर्थव्यवस्था 0% या नेगेटिव पे ही है, न कि पॉजिटिव 7-7.5% पे है। और जी, आईएमएफ क्योंकि डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है तो वो भी मान लेता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये आंकड़े सही नहीं है, और अभी हम ब्रिटेन को जो क्रॉस तो कर नहीं पाए हैं, मुझे लगता है 5वें की जगह हम हो सकता है 7वें पायदान पे आ गए हैं। जी। उदित मिश्रा जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। डाटा पर संदेह कर रहे हैं। हमारे डाटा हमेशा संदिग्ध रहे और ख़ास तौर से जब से ये सरकार आई है तब से कोई भी डाटा सही होगा इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगातार लगता रहा है। लेकिन ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि ब्रिटेन इतना पीछे चला गया कि अब उसका वापस 5वें स्थान पे आना बड़ा मुश्किल है। क्या ये सच्चाई है कि अब भारत 5वें स्थान पर आ ही गया है, लगभग स्थायी तौर पर? जी हाँ, मेरा देखिए आंकड़ों पहले जो आंकड़ों वाला प्रश्न है उस पे मेरा मानना ये है कि जो जीडीपी के ग्रोथ रेट्स होते हैं या जीडीपी के जो नंबर्स होते हैं, इनमें जो त्रुटियां आज हैं वो पहले भी थीं। तो अगर आप 2005 और 6 और 8 के जीडीपी को मानते हैं तो आपको आज के जीडीपी को भी मानना पड़ेगा। उसकी थोड़ी जो जिस ढंग से उसे कैलकुलेट किया जाता है उसमें कुछ डिफरेंसेस आए हैं, और उस पर आदमी क्विबल कर सकता है कि इतना होगा कि उतना होगा, लेकिन आम तौर पे जीडीपी एक मैक्रो इंडिकेटर है, उसको मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं, और वो नंबर्स पे मुझे कोई डाउट नहीं है। और जितना मेरी समझ में आया है, आईएमएफ जो है वो डेटा देता है क्वार्टरली, और ब्लूमबर्ग ने अपना कैलकुलेशन करा है उनकी एक्सचेंज रेट देख के कि डॉलर से एक्सचेंज रेट कैसा रहा है पाउंड का या रुपी का, और उसके हिसाब से कहा है कि इंडिया जो है क्रॉस कर गया है मार्च के क्वार्टर में। और जहां तक आपने बात, तो पहली बात मेरा कोई ऐसा संदेह नहीं है, मतलब आंकड़ों पे
बहुत सारे जो उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं बड़े वैलिड हैं। इंडिया में डेटा पे बहुत क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है और वो सुधरना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम चेरी पिक कर सकते हैं कि एक साल में डेटा खराब हो गया है या दूसरे साल में डेटा अच्छा है। वो दिक्कतें पहले भी थी। और जहां तक ये बात है कि एक मिनट, अरुण कुमार जी उंगली उठा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ डिसेंट ले लेते हैं। जी अरुण जी। मेरा ये मानना है कि हमारे अर्थव्यवस्था में 2016 से कई शॉक्स आए हैं। और जब शॉक्स आते हैं तो पुरानी मेथडोलॉजी सही नहीं होती है, क्योंकि शॉक्स का मतलब है जो पुराने पैरामीटर होते हैं उसके आधार पे हम जो डेटा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे क्वार्टरली डेटा में क्या होता है कि पास्ट से प्रोजेक्शन होता है फ्यूचर में। अब जब शॉक बीच में आ गया तो आप प्रोजेक्शन सही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र पे खास बुरा असर पड़ा है नोटबंदी का, और जो जीएसटी जिसने बहुत बुरा असर डाला है। फिर उसके बाद जो एनबीएफसी क्राइसिस आया जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र पे बुरा असर पड़ा, और फिर लॉकडाउन का। ये खासकर इस समय हमारा संगठित क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि असंगठित क्षेत्र से डिमांड शिफ्ट हो गई है। तो ये असर पहले नहीं थे। तो इसलिए हमें अपना जो डेटा है वो मैं कहूँगा कि उसको हमारी मेथडोलॉजी को बदलना पड़ेगा और नया डेटा जनरेट करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आता तब तक हमें बहुत डाउटफुल है कि जो डेटा हमने पास से प्रोजेक्ट किया है वो सही होगा।